अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, जो 2018 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तानी सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी जमातों के एक दूसरे के खिलाफ नारों और पॉलिटिकल नैरेटिव्स में भी शिद्दत आती जा रही है और जो पोलराइजेशन हम सियासी माहौल में देख रहे वही पोलराइजेशन हमें अब मीडिया हाउसेस के अंदर भी बड़ी वाज़ेह होती दिखाई दे रही है। और सबसे अहम, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की बहस भी आजकल जोरों पर है। ऐसे में सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों के चैलेंजेस कितने बढ़ गए हैं और इस सारी सूरत हाल में सहाफ़ियों को किरदार क्या अदा करना चाहिए, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने एक स्पेशल पैनल तश्कील दिया है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासी माहौल में गर्मा गर्मी और ऐसे में मीडिया के अंदर जो पोलराइजेशन है और मीडिया का किरदार इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। अंसार भाई साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले 2013 के इंतखाबात में धांधली का शोर, फिर पानामा लीक्स, फिर मियां नवाज शरीफ की नाअहली और अब 2018 के इलेक्शन की तरफ हम अल्टीमेटली फाइनली हम जा रहे हैं। तो सियासी जमातों के नैरेटिव्स में जो एक शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो हालात को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर सियासी जमातों को इस सारी सूरत हाल का? देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी और किसी हद तक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में ये जो रेटरिक्स होते हैं उसमें तो हमेशा, और इवन एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस, चूँकि अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं तो ये हमेशा एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ पहले से डिफरेंट है वो इस लिहाज से कि अटैक्स हालांकि पहले भी होते रहे, लेकिन पर्सनलाइज्ड किस्म के अटैक्स और फिर वो जो बिलो द बेल्ट वाली बात होती है ना, उस किस्म की बातें, वो कुछ अरसे से, कुछ एक दो तीन साल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और वो जो एक डिसेंसी थी टू एन एक्सटेंट कि आप एक दूसरे को सख्त आप मुखालिफ हैं, एक दूसरे को आप बर्दाश्त भी नहीं करते, लेकिन एक कोशिश की जाती रही हमेशा कि जी सिविलाइज्ड तरीके से आप पॉलिटिक्स करें। तो ये जो एक रीसेंट फिनोमेना है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शायद उसमें भी एक एग्रीवेशन होगी, विच आई बिलीव इज़ नॉट गुड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी कि पहले एक दूसरे के सियासी जो नुक्ता नज़र था उसको उस पर तनकीद की जाती थी, अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को या आपकी पॉलिसीज़, अब बराह रास्त शख्सियात के ज़ात पे हमले होने शुरू हो गए। वो भी होता था, इवन इल्ज़ामात भी लगते थे। और मुझे तो याद है कि बेनज़ीर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके बारे में भी बड़ी नेगेटिव बातें, लेकिन उसको सब कंडेम करते थे। उसकी कंडेमनेशन ज़रा वाइड स्प्रेड होती थी और जो फ़र्ज़ करें इस तरह की बात करते थे थोड़ा सा बैकफुट पे जाने वाली बात होती थी। अब तो ये बैकफुट वाली बात ही नहीं रही, अब तो अजीबो गरीब किस्म का एक कल्चर बन गया। और जिस किस्म की आपको एक रिफ्लेक्शन डिस्कशंस का, डिबेट्स का, या जो बातचीत का, या एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस का, सोशल मीडिया का जो है ना, लगता है कि हम सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ और मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों की बात कर रहा हूँ। हम लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस और हम मीडिया के लोग, हम सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे किसी किस्म का कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता और जिसके दिल में और जिसकी ज़बान में जो भी कुछ बात आती है वो कह छोड़ता है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं आजकल ट्विटर पे। जाहिद हुसैन साहब, सियासत में जो चोर और डाकू का शोर हम बढ़ता देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा सियासी माहौल को ख़राब कर रहा है, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब हम 2018 के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखें, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये बात सही है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इस किस्म के रेटरिक सुनाई देते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल अब नज़र आती है वो शायद पहले नज़र नहीं आती थी। एक जो सियासी कल्चर है उसका इन्हितात हमें नज़र आता है। इस मुल्क के अंदर इतने सारे मसाइल हैं और जो है जिसकी बुनियाद पे सियासी पार्टियों को अपना अपना एक लिहाज से एजेंडा देना चाहिए था इलेक्शन से करीब। मैंने आज तक किसी सियासी जमात को ये नहीं सुना है कि फिर उनका आइंदा का प्रोग्राम क्या होगा। माशियत पे उनकी जो है, या आपके और भी इतने सारे पॉपुलेशन का मसला आता है और बहुत सारे मसले, यहाँ पे सिर्फ गालम गलोच और एक्यूजेशन के कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर आप देखें तो पूरा, अगर आपको पिछले 3 या 4 महीने पहले या उससे पहले भी अगर आप देख लें
तो ऐसा मालूम होता है कि ये पूरा जोर इस बात पे लगाया जाता है कि कौन कितना बड़ा चोर है। जो आपकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है या हर रोज़ एक थिएटर लगता है कोर्ट के बाहर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो चाहे किसी और कोर्ट के बाहर हो, उसमें आप जितना अल्फाज सुनेंगे वो है कि यही है कौन कितना बड़ा चोर है, कौन चोर है और किसने ज़्यादा चोरी की है। अगर यही सिलसिला रहता है तो मैं समझता हूँ कि सियासत बहुत डिस्क्रेडिट होती है। एक आम लोगों के नज़दीक जो है वो सिर्फ एक मजाक बन के आ गया है और एक ऐसा लगता है कि लोगों की दिलचस्पी जैसे किसी एक लिहाज से मज़ाहिया प्रोग्राम को देखते हैं वो नज़र आने शुरू हो गई है। तो ये वोटर को कितना ज़्यादा ये चीज़ उस पर असरअंदाज होगी? अगले साल इलेक्शन भी हैं, वोटर कैसे मुतासर होगा? जो हमने देखी थी पॉलिटिकल एक वोटर के अंदर जो एक जोशो खरोश था 2013 के आम इंतखाबात में, क्या वो कम नहीं होगा इससे जो इतनी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात और शख्सी हमले एक दूसरे पर शुरू हो गए? देखिए वोट शायद पड़ जाएं क्योंकि हमारे यहाँ तरीक़ेकार जो है वो बहुत ही एक वैसा है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो जितने लोगों को मुतहरिक कर लेता है, जितने लोगों को लेके आ जाता है, जितने ज़्यादा पैसे खर्च करता है, तो इलेक्शन तो उसमें जो है वो वोटर तो ले आएंगे। लेकिन असल मसला ये आता है कि फिर वो एक सियासत जो है कल्चर जो है सियासी कल्चर जो है वो कहाँ जा रहा है। सही। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा इलेक्शन के बाद भी जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी या जो लोग जो भी हुकूमत में आएंगे उनके सामने कोई लाएमल नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ठीक है लोगों में एक शऊर ज़रूर आया है, वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई उनके मसाइल का क्या हल होगा, उनकी तालीम के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, माशी तौर पे पॉलिसी क्या है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती है। सही। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से अंसार भाई साहब ने बात की कि हमले पहले भी होते थे लेकिन शख्सी हमले पहले कम होते थे और एक दूसरे की पॉलिसीज़ को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, कारकर्दगी को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन एक राय ये भी है कि सोशल मीडिया के आने से इम्पैक्ट इसका बढ़ गया। ये चीज़ें पहले भी थी, आप इस राय से एग्री करते हैं या? जी यकीनन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से भी ये हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, जाहिद साहब अंसार अब्बासी भी इसके गवाह होंगे, 88 में जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन हुई थी। लेकिन एक वाक़या हुआ था जिस वाक़े की वजह से बहुत ही नेगेटिव असरात आए थे। अगर याद हो कि लाहौर के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो की डांस करती हुई तस्वीर उस वक्त के अमरीकी सदर गालिबन जनरल फोर्ड थे अमेरिकन, वो उनकी तस्वीर उनके साथ बाकायदा जो है वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप की गई थी। अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी नेगेटिव रिवायत पड़ गई कि जिसके नतीजे में जो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। लेकिन उस वक्त उसे कंडेम किया गया। हम सियासत को बेतौकीर कर रहे हैं। हम जिस तरफ जितने पोलराइज्ड हो रहे हैं, जो ज़बान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो एक पार्टी की तरफ से या किसी एक लीडर की तरफ से होता था तो उसे बाकी जमातें कंडेम करती थी। अब उसके जवाब में उससे ज़्यादा बुरी ज़बान बोली जाती है। अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई ज़ातियात पे हमले किए जाते हैं, तो जवाब में उस हमले को कंडेम नहीं किया जाता बल्कि उसके हमले के नतीजे में एक और हमला कर दिया जाता है, जवाबी हमला। उससे पूरी सियासत में ना सिर्फ ये कि कशीदगी बढ़ रही है और इस पर अगर काबू पाया नहीं गया तो सियासत भी ख़राब होगी और फिर ये कशीदगी किसी वक्त किसी तसादुम का भी शिकार हो सकती है। मीडिया अनफॉर्चुनेटली मीडिया को जिन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था, मीडिया बदकिस्मती से पॉलिटिक्स को कवर करने के बजाय पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। हम सियासत को कवर किया करते थे, हम सियासी जमातों को कवर किया करते थे। आज मीडिया इतना पोलराइज्ड है कि एक मीडिया का हल्का अगर किसी एक जलसे को कवर करने जाता है तो दूसरा मीडिया का हल्का जब उसे कवर करने जाता है तो उसे नारों का सामना करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो अपनी जगह कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन मीडिया पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को भी मिसगाइड करते हैं। जाहिर है वो एक चैनल देखते हैं, उन्हें कोई चीज़ नज़र आती है, दूसरा चैनल देखते हैं, कोई दूसरी चीज़ नज़र आती है। कोई चैनल एक जलसे को अपने कैमरा ट्रिक्स से ज़रिए बहुत बड़ा जलसा दिखा देता है, वही जलसा किसी दूसरे चैनल पे अगर आप देखें तो वो छोटा नज़र आता है। बिल्कुल। तो हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ भी, हम अपने प्रोफेशन के साथ सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। इससे ये जो सूरत हाल है, अगर ये इलेक्शन में हुई तो इलेक्शन में पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी इम्पैक्ट आए, लेकिन मीडिया का आवाम के ऊपर जो एतमाद बढ़ रहा है
वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमें बहुत सोचने की हैं। ठीक है अंसार भाई साहब, कुछ बात कर लेते हैं। इस सारी सूरत हाल में इतना शोर है, इतना प्रोपेगेंडा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, सारे माहौल के अंदर, ऐसे में एक सहाफ़ी के लिए असल खबर तक पहुंचना कितना मुश्किल है, बैलेंस रखना कितना मुश्किल हो रहा है। आप एक सियासी जमात के खिलाफ खबर देते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी कि ये तो आप उनके साथ हैं। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खबर दें, वो कहते हैं जी आप तो फलां पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब तो बराह रास्त आपको एफिलिएट कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो कितना मुश्किल हो रहा है ये? देखें, ये भी बड़ा रीसेंट फिनोमेना है। पहले हम तीनों में से मज़हर साहब भी और जाहिद साहब, ये मेरे से बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह, और हम प्रिंट के बेसिकली हम प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं। मज़हर साहब तो चलें अब पूरा ना कब्जा ही कर लिया है टीवी चैनल्स के ऊपर, और सिर्फ एक पे नहीं सब पे, लेकिन जाहिद साहब तो अभी भी, और मैं, हम ख़ास तौर पे हमारा अभी भी ताल्लुक़ प्रिंट से है। मैं आपको बताऊं, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और ये भी रीसेंट कोई 5-6 साल से ख़ास तौर पे बहुत ही हालात ख़राब हो गए हैं कि वो जो बेसिक एथिक्स होते थे, आज भी यकीन करें हम जब खबर करते हैं, ये दोनों मज़हर साहब हों जाहिद साहब हों, मेरा और इनका हम इख्तलाफ करते हैं, हमारे नज़रियात का बड़ा बेसिक इख्तलाफ होगा। लेकिन आप मज़हर साहब से पूछें, आप जाहिद साहब से पूछें, हम खबरें भी करते हैं ना, फ़र्ज़ करें व्हाट्सएप की स्टोरी की या और स्टोरीज़, वो स्टोरीज़ हम कैसे करते हैं? क्या प्रोफेशनल्स, जो सही प्रोफेशनलिज्म है उसको हम फॉलो करते हैं कि नहीं? हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि नहीं? हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि वर्जन हो, और फिर ये नहीं कि बस एक ख़बर है और किसी को हमने ऐसी तैसी कर देनी है। जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप किसी की पगड़ी उछाल लें, सियासत में जैसे मज़हर साहब ने कहा सियासत को एक साइड पे रखें, आप लोगों को इंसाइट करते हैं कि लोगों के ऊपर जाके हमला कर दें, उनको मार दें, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही है। जिसकी जैसे पगड़ी उछालना चाहें पगड़ी उछाल सकते हैं। आप लेटर्स लेके आएँ, यू डोंट नीड टू वेरीफाई इट, क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, और आप उसको सच बना के बेचना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूँ कि बीइंग अ मीडिया प्रैक्टिशनर, मैं आपको अल्लाह गवाह है, मुझे इस बात पे इतना अफसोस हुआ ना कि यार हमने इस प्रोफेशन को क्या बना दिया है। ना हम रेगुलेट होना चाह रहे हैं किसी, मतलब पैमरा को रेगुलेट करना चाहिए, मैं कहता हूँ, और मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन का कायल हूँ, सही, और ना हम अपने आप को खुद रेगुलेट कर रहे हैं। यानी जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता चला जाता है, जिस किस्म के। अब हम, जिस तरह मैं भी कह रहा था कि हम तीन हैं, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आई वुड नेवर, मैं कभी भी, मैं सोच भी नहीं सकता कि मज़हर साहब हो जाए या जाहिद साहब हो जाए, कोई दूसरे मैं इनके साथ कोई पर्सनल किस्म का मैं वेंडेटा मैं लेके आके या कोई बदतमीजी कर छोड़ूंगा। ये हमने नहीं सीखा था कभी भी, लेकिन मेरे व्यू पॉइंट्स अपने पक्के हैं, उनके भी अपने। लेकिन अब तो अजीब तूफ़ान बदतमीजी है कि किसी को आप छोड़ते ही नहीं। छोड़ दें मीडिया, वन मीडिया हाउस वर्सेस अदर मीडिया हाउस, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल कोई एथिक्स, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं आपको बताऊँ, इसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं, हम मीडिया को तो हो गई होगा, इस मुल्क को इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। जो पोलराइजेशन है, जो बैलेंस की मैंने बात की, वो बड़ा मुश्किल है सहाफ़ी को एक जगह पे रखना। चूँकि कोई भी पोलिटिकल पार्टी उठ के खड़ी हो जाती है, वो कहती है जी ये बंदा तो दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। देखें, अहमद नूरानी भी गालिबन जो गुज़श्ता हफ्ते उन पे अटैक हुआ, वो इसी तरह के इल्ज़ामात की जद में आए, और उनके साथ इतना बड़ा ये एक। देखिए, मैं एक बात वैसे आपको बताऊं कि ऐसे इल्ज़ामात लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें ईमानदारी के साथ फैक्ट्स के बेस के ऊपर खबर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं देखना चाहिए कि किसके हक में है और किसके खिलाफ है। बिल्कुल, ये नहीं देखना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के हक में और किस। लेकिन फ़र्ज़ करें फॉर अ चेंज, अब हमारे पे, अब व्हाट्सएप की जब मैंने स्टोरी की ना, तो कुछ लोग बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए। हाँ। और फिर उसके कुछ दिन के बाद, आई मीन विद इन अ फोर्टनाइट, मैंने जब फिर SCCP की स्टोरी दी कि वो टेम्परिंग वाली बात, वो भी मैंने ब्रेक की, फिर वो सारे। मैं कह रहा हूँ कि हमें इस बात पे, मैं वैसे इतना बॉदर नहीं करता कोई क्या कह रहा है, हमें ईमानदारी के साथ जो फैक्ट्स हमें मिलें, हमें वो स्टोरीज करनी चाहिए, जिसके खिलाफ हों, जिसके हक में हों, इसमें घबराना नहीं चाहिए। सही। ज़ैद हुसैन साहब, जो पोलराइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं मीडिया के अंदर भी, एक तो पॉलिटिकल सियासी माहौल में पोलराइजेशन एक्सट्रीम, और साथ साथ वही हम उसी तरह से मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होती देख रहे हैं, तो ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है सहाफ़ती इक़्तिदार के लिए, पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारों के लिए और सहाफ़ियों के लिए? देखें, पोलराइजेशन जो है वो होती है, सोसाइटी के अंदर भी होती है,
और सियासत में भी होती है। वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो नज़रियात की बुनियाद पे या प्रोग्राम की बुनियाद पे ये है वो तो होती है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान ये पोलराइजेशन बढ़ जाती है। जो ख़तरनाक सूरत हाल आती है वो है मीडिया की। देखिए, मीडिया के ये ज़रूर हो सकता है कि हर जर्नलिस्ट जो है अपने अपने एक ओपिनियन रखता होगा, उसके अपने में ख्यालात होंगे, वो तो उसका यानी इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि कम्प्लीटली एपॉलिटिकल होगा। लेकिन जो सबसे नुकसानदायक चीज़ बन के आई है कि जर्नलिस्ट या जो है जो आपके मीडिया हाउसेस हैं वो अगर प्रॉक्सी बन जाएँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के या मुख्तलिफ इदारों को, तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेती है। अभी देखें, अगर आप, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करता हूँ कि अगर आप उठा के चैनल्स को देख लें तो आपको ख़बर नहीं मिलती है। ख़बर जो है वो एक लिहाज से जो होती भी है तो वो उसमें एक लिहाज से एंगलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि एक आम जो सुनने वाला है होता है उसको ये पता नहीं चल पड़ता है कि ख़बर असली क्या है और प्रोपेगेंडा कितना बढ़ के आता है। अब जो है अगर आप देख लें कि ये चीज़ जो है ये ठीक है, मतलब दुनिया भर में इस किस्म की चीज़ें होती हैं मीडिया में पाकिस्तान के, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सूरत हाल हो गई है वो बहुत ही एक लिहाज से ख़तरनाक भी है। एक और चीज़ भी आती है कि जो हमें मैं ख़ास तौर पर इनेतात नज़र आता है मीडिया के अंदर। देखें, हम लोग जब यानी मेरा ताल्लुक़ तो हमेशा से जो है इससे प्रिंट मीडिया से रहा है, मैं बाहर के लिए ज़्यादा काम करता रहा हूँ, तो एक चीज़ हमें सिखाई जाती थी कि जब आप ख़बर वो होती है जो कि आपको सामने नज़र आती है एज ए रिपोर्टर, आपको बिल्कुल वैसी रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जो है ठीक है उसके अंदर आपकी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन खबर की सूरत में जानी चाहिए, स्पिन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो है एक और बात भी बहुत अहम है, ओपिनियन को हम खबर नहीं बना सकते हैं। अब जो है अखबारात में बदकिस्मती से जो है पता नहीं चलते कि वो लोगों के जो एक लिहाज से रिपोर्टर होता है वो अपने ख्यालात का इजहार ज़्यादा करता है बनिस्बत इसके कि जो वो ख़बर पे जो है वो तफसीलन बात कर रहा हो लेके। और मैं समझता हूँ कि जो है ये इन्हताज जो है और बढ़ता इसलिए जा रहा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड बन के आया उसमें आपको गाली गलोच के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर जो लोग, अब मैं समझता हूँ कि वो सोसाइटी को मुतासिर करती हैं, ये कहना कि उसका इम्पैक्ट नहीं होता है ये गलत बात होगी, उसका इम्पैक्ट होता है। और मैं बात तो ऐसा लगता है कि यानी कोई रैशनल जो है बात करने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आप वही बात जैसे अंसार अब्बासी सही कह रहे थे कि अगर आपने एक कोई ख़बर ब्रेक की है वो किसी के एक लिहाज से जो अच्छी लगती है तो वो उसकी एक तारीफ शुरू रहता है, दूसरा जो अपोनेंट होगा वो आप पे लिफाफा जर्नलिस्ट का जो है वो लगाना शुरू कर देता है। तो एक जो प्रेशर है जर्नलिस्ट पे जो जेन्युइन है, जो कि ठीक है जो अपने आप को एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करने देते हैं उनकी तो अलग बात आती है, लेकिन एक जेन्युइन जो जर्नलिस्ट है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, यकीनन जर्नलिस्ट पे प्रेशर आता है, एक बैलेंस जो रखना होता है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से सियासी माहौल में हम देख रहे हैं कशीदगी और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मज़हर अब्बास आपसे पूछेंगे कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा है, फला फूला है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन जो आई है इससे एक व्यूवर, एक आम जो घर पर टीवी देखने वाला शख्स है उसकी चॉइस बड़ी है या कम हुई है, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मज़हर अब्बास साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी फैल फूल गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चॉइस बड़ी है व्यूवर्स की, लेकिन ये जो पोलराइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, इस पोलराइजेशन की वजह से व्यूवर्स की चॉइस बड़ी है या कम हुई है? बेसिकली देखिए, व्यूअर्स की वो तो बड़ी है, चॉइस तो बिल्कुल बड़ी है, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन भी बड़ा है। और कन्फ्यूजन इसी वजह से बड़ा है कि हमने अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो कम कर दिया है। हम जजेस बन गए हैं, हम जर्नलिस्ट नहीं रहे हैं, बेसिकली हम जजेस बन गए हैं। हम समझते हैं कि हम जो है जो एजेंडा सेट करेंगे वही एजेंडा चलेगा। हर किसी का अपना सच और अपना झूठ हो गया है। यानी पहले तो जर्नलिस्ट का काम ये होता था कि आप फैक्ट्स कलेक्ट करें और फैक्ट्स को एज इट इज़ प्रेजेंट करें। उसके बाद एडिटोरियल पेजेस होते थे, ओपिनियन होते थे, आप बिल्कुल टीवी टॉक शोज़ में अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बेसिकली कैजुअलिटी हो गई है। और ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया की सर्कुलेशन, सारे अखबारात की सर्कुलेशन मिला के मुश्किल से 20 लाख हुआ करती थी। आज एक चैनल की करोड़ों की व्यूअरशिप है। अब करोड़ों की व्यूअरशिप का मतलब ये है कि आप जो बातें कह रहे हैं उसमें जो झोपड़ी से लेके बड़े बंगलों में बैठे हुए लोग जो हैं उसकी बुनियाद पे अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं।
वहाँ अगर मैं उसे मिसगाइड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये ना सिर्फ ये कि अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, बल्कि जिस तरह अंसार ने कहा कि इससे मुल्क की इंटेग्रिटी, सॉलिडारिटी को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि जिस गलत ख़बर की ब्रेक करने की वजह से एक मौका ऐसा आया था कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक शदीद टेंशन डेवलप हो गई थी, बाद में पता चला कि वो ख़बर ही गलत थी। यानी हम ये अपने फैक्ट्स रीचेक नहीं करते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो सहाती हैं उनके अंदर ये पॉलिटिकल टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि वो अपने आप को मनवा कर कहीं ना कहीं किसी के साथ, और ये प्रिंट मीडिया से भी हमने देखा है, प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक अगर आप देखें तो आपको जर्नलिस्टों की अच्छी खासी वो तादाद नज़र आएगी जिनका रुख सियासत की तरफ हो रहा है। अब सियासत में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आपको अपने प्रोफेशन को फिर छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जर्नलिस्ट भी रहें और सियासतदान भी रहें। हमने देखा बहुत से लोग जो एडिटोरियल पेजेस पर लिखते थे वो सिटिंग एमएनए होते थे, लेकिन वो एमएनए अपना लिखा नहीं करते थे। बहुत से वज़ीर होते थे जो अपनी वज़ीर की डेजिग्नेशन नहीं लिखते थे। ये बेसिकली एडिटर का काम होता है कि इन चीज़ों को देखें, एडिटोरियल का काम होता है इन चीज़ों को देखें। जिसको सियासत का शौक़ है बिल्कुल बरमला भरपूर सियासत करे, उसे ये हक़ हासिल है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और एनी चैनल। मैं अपने पेपर को और अपने चैनल को अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने माजी में देखा हमारे बहुत से अच्छे वेल नोन एडिटर्स, मुशाहिद हुसैन, मलिया लोधी, ये बड़े बड़े नाम रहे हैं पाकिस्तान की जर्नलिज्म में, लेकिन ये जर्नलिज्म छोड़ के सियासत का रुख कर दिया। इनमें से कुछ लोग जब वो पॉलिटिकल पार्टी वो ख़त्म हुई, सियासत उनकी ख़त्म हुई, वो वापस जर्नलिज्म में आ गए। ये जो साइकिल है इसको हमें रोकना पड़ेगा। अब तो एक ना हमारे यहाँ पर कोई हायरिंग का प्रॉपर प्रोसीजर है कि हम लोगों को जब हायर करें तो देखें कि उसका IQ टुवर्ड्स जर्नलिज्म है क्या, और ना ही कोई इस तरह की डिग्री विग्री तो छोड़ें, डिग्री का तो कोई वो ही नहीं होता, लेकिन हम बेसिक उसकी जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट उसके अंदर है या नहीं है। तो हमने हज़ारों की तादाद में सहाफ़ियों को हायर कर लिया है और अच्छी बात है, वो काम भी कर रहे हैं। उनमें से बेसिक लोग अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं, लेकिन जो उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो उनको बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म की होनी चाहिए, वो ना होने की वजह से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और इसकी वजह से बड़े बड़े ख़तरात जो है हमें लाहक हो जाते हैं। सही। अंसार भाई साहब, बैलेंस की बात की जाए तो एक सहाफ़ी पर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर तो मैं देख रहा हूँ जिसका आपने जिक्र भी किया कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं, सहाफ़ी के ऊपर बैलेंस उसे हर सूरत में रखना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रेशर अलग है, फिर फ्लडिंग ऑफ एक पूरी इन्फॉर्मेशन का पूरा एक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रेशर, एडिटोरियल प्रेशर्स होते हैं। तो सहाफ़ी बैलेंस कैसे रखे इस सारे माहौल में? देखें, हमने तो मैं जैसे पहले कह रहा था, हम तो प्रिंट के लोग हैं और प्रिंट के इतने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों की अगर बात की जाए, नहीं, वैसे मैं आपको आप जाहिद साहब से भी पूछ रहे हैं, मदद साहब से भी, प्रिंट के हालात एज अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो टीवी चैनल्स हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अभी भी जितने भी हमारी हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे हालात हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़्यादा मसाइल हैं ना, जिस तरह मदद साहब भी बात कर रहे थे, देखें फ़र्ज़ करें कि मलिया लोधी जैसे लोग या मुशाहिद साहब जैसे लोग आए वापस, यहाँ पे तो अब ये हाल हो गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो होस्ट करते हैं प्रोग्राम, वो उन्होंने तो पूरे प्रोग्राम ले लिए हैं। ये फैशन चल पड़ा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमारी यूनियंस हैं, हमारे APNS है, CPN है, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, आप देखें कि हम सब इनडिफरेंट हैं, हम सब खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। सियासतदान बन गए, सियासतदान सहाफ़ी बन गए। और सहाफ़ी नहीं, मतलब मैं हैरान हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं ये सारा कुछ, यानी किस तरह से कर सकते हैं। और ये चूंकि मैं मदद साहब उसको पहले मैंने जवाब भी दिया, ये मदद साहब आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी हैं, ये तो मजहर भाई की ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़ाहिर हमारी भी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊँ, इस ऑनेस्ट टू गॉड, अल्लाह गवाह है, मैं यही कहता हूँ कि मेरे लिए तो एक पैशन हमेशा ये प्रोफेशन रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हालात में देखता हूँ ना, तो मुझे एट टाइम्स इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये वही प्रोफेशन था जिससे हमने टूट के मोहब्बत की है हम सब ने।
टूट के मोहब्बत की है और इतना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से काम किया है। हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया है। और ये जो आप बाइसेस की बात कह रहे हैं ना, देखें हमने हमेशा देखा है आपको कामयाब जर्नलिस्ट मैं अब एक मिसाल वैसे देता हूँ। आप पॉलिटिकल पार्टी आज अगर आप पे ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं ना जी कि आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं या आप पटवारी हैं, वट एवर जो भी है, आपकी दूसरी कभी खबर एकदम से कोई आएगी कि वो फिर खामोश हो जाएंगे। हाँ। और फिर दूसरे कहेंगे नहीं यार ये बंदा ये उधर मिला। ये मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह जो जर्नलिस्ट अपने आप को अलाइन किसी एक पार्टी के साथ कर देते हैं हमेशा के लिए वो एक्सपोज हो जाते हैं। अदरवाइज ये टाइमली होती हैं चीज़ें। हाँ ठीक है, महीने के लिए 10 दिन के लिए। उमर चीमा को देखें शुरू में क्या बोला, उमर चीमा को बाद में क्या बोला, मुख्तलिफ। सर हालात ये है कि आप किसी पीटीआई के बंदे से सख्त सवाल कर लें, वो आपको सीधा कहेगा भाई तुम नून लीग के साथ मिले हुए हो। नून लीग के किसी बंदे से सख्त सवाल करें, वो आपको सीधा स्ट्रेट आपके मुंह पे कहेगा यार आप तो तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए। नहीं, ये कल्चर बड़ा, मैं आपको बताऊं इस पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं, मुझे तो फिक्र इस बात की नहीं होती, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे खबर मिली ना। तो मैंने वो खबर इंशाल्लाह जिसके मतलब भी हुई वेरीफाई करके, डबल चेक करके, क्रॉस चेक करके, लेकिन टका के करूंगा। हाँ। ज़ैद हुसैन साहब, अब बात सिर्फ इल्ज़ामात की नहीं रही सहाफ़ियों पर जो मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर्स आते हैं, अब बात आगे बढ़ती जा रही है जिस तरह से अटैक्स और असाल्ट होता है सहाफ़ियों पर। हामिद मीर साहब पर हुआ, गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले मतीउल्लाह जान पर हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते अहमद नूरानी साहब पर हुआ। तो ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं एक डेवलप होता जा रहा है। देखिए बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है जो है। आप इस किस्म के हमले जो हो रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि अब हमारे अंदर जो है टॉलरेंस का मादा बिल्कुल नहीं रहा है। आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जो है आपने जो बातें लिखी हैं या तो आप उसका जवाब दें या गलत साबित करें। ये तरीक़ा जो है वो पाकिस्तान में हमें कभी भी नज़र नहीं आती है। हम लोग सारी जो ज़िंदगी जो है एक जर्नलिज्म में जो गुजरी है, हमने जो है वो एक लिहाज से हर एक को टेक ऑन किया है, जो भी इक़्तिदार में रहे, इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, जो भी इदारे रहे हैं, उन सब के मुतालिक लिखा। लेकिन ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मकसद के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। एक मकसद साफ़ है कि आप जो है इसकी जर्नलिस्टों की जो है ज़बान बंदी करें। मुझे बहुत इख्तलाफ हो सकता है अहमद नूरानी से, उनको मेरे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मसला ये आता है कि किसको हक़ ये पहुँचता है कि वो तशद्दुद करे। और सबसे ख़तरनाक बात जो नज़र आती है कि जो है वो आज तक कहीं भी कोई पकड़ा नहीं गया है। इतने सारे वाक़यात हुए हैं, लोगों को कत्ल किया गया है। सलीम शहजाद का एक वाक़या नज़र आता है, दूसरे और लोगों हैं, इतने सारे हमले हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर जो है क्या नतीजा हासिल किया जाए। क्या जो है ये जो कार्रवाई करने वाले हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, या जो है फिर उसके बाद ये देखें, फिर तो उसका मतलब ये हुआ कि रियासत जो है वो एक लिहाज से पैरालाइज भी हो जाती है कि अगर आप पे हमले हुए हैं और उसके बाद आप जो है, मुझे नहीं समझ में नहीं आती है कि एक फ़ौरन एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है। जुडिशल कमीशन का नहीं मसला है, असल मसला ये है कि एक जुर्म हुआ है और जुर्म जो है जिस तरह से आप दूसरे जराइम के जो तहक़ीक़ात करते हैं उसके तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये कि ख़ुद बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट भी हेल्पलेस नज़र आती है कि जो है ऐसे वाक़यात हुए जिसमें जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो है वो हाथ रहा है और बहुत अब तो बहुत साफ जाहिर होती है। उमर चीमा के साथ जो वाक़या हुआ था वो किसी से ढके छुपे बात नहीं है। मसला ये आता है कि अगर यहाँ पे इदारे जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, वो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो लॉ अंडर यानी खुद एक लॉ बन जाए, तो मेरे ख्याल ये सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आती है। देखिए हमने जो है काम किया था मार्शल लॉ के पीरियड्स में भी किया, बदतरीन हालात में भी काम किया है, लेकिन मुझे और लिखा भी है और क्या कहते हैं उसके ऊपर जो है, लेकिन आज तक ये नज़र नहीं आता था कि कोई आके आप पे इस किस्म के हमले कर सके। और ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। एक और चीज़ मैं कहता हूँ सहाफ़त के हवाले से जो मेयार जो गिरा है, देखें प्रिंट मीडिया में जो भी आता है ट्रेनिंग बाहर से नहीं होती है, ट्रेनिंग अंदर से होती है, ऑन फील्ड होती है। हम जब आए थे जर्नलिज्म में तो मैंने कभी मैथ कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी थी, मैं तो केमिस्ट्री में मेरा वो डिग्री है। और उसके साथ लेकिन जब हम आते थे तो एक लिहाज से एक रिगर होती थी हमारी, एक लिहाज से ट्रेनिंग होती थी कि भाई आप ये खबर जो लेके आ रहे हैं उसमें जो है वो कितनी सच्चाई है, और फिर दोबारा भेजा जाता था, तीसरी दफ़ा भेजा जाता था। अभी क्या सूरत हाल बन के आती है? अभी बात यह किसी के हाथ में माइक आता है, वो इतना ताकतवर अपने आप को समझता है
कि बगैर किसी के जो भी आप मुझे ये प्रोग्राम्स होते हैं एक लिहाज से जो है पीक आवर्स में, आप बता लें कि एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो शुरू हो जाता है और ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आ रही है, आते हैं यहाँ तक के कहते हैं जी कल ये होने वाला है, परसों ये करने वाले हैं, परा ये सारी चीज़ हो जाएंगी। आज तक किसी ने उनको पूछा नहीं है कि इस किस्म की गलत जो है बयानी जो है आप किसके इशारे पे कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी एक और बात भी आती है कि देखें ये जो है एक रवायत पड़ गई है कि कितनी ज़ोर से कोई चीखेगा, जितनी सेंसेशनलिज्म जो फैलाएगा माइक के ज़रिए, वो इतना ही ज़्यादा कामयाब एंकर पर्सन समझा जाता है। और मैं समझता हूं कि ये इतना ख़तरनाक है कि आपने देखा होगा कि तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की, ऐसे एंकर पर्सन की जो कि जिनको कहा जाता है जी बड़ी उनकी रेटिंग आ रही है। रेटिंग किस बात से आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बयान कर रहे होते हैं, सारी जो है उसमें फैक्ट्स का ताल्लुक कहीं से नहीं हो रहा होता है। अच्छा, वैसे मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ। मैं आपको बताऊँ कि और ये दोनों गवाह हैं, चूँकि वही बात है कि हम प्रिंट के लोग हैं, हमारी कभी कोई खबर अगर बाउंस हो जाए तो यकीन करें कि इतनी शर्मिंदगी होती थी हमेशा, और अभी भी डर, और यही डर, और आज भी हम जब खबर कर रहे होते हैं ना, मैं जब खबर पक्की डॉक्यूमेंटेड होती है लेकिन फिर भी मैं शक जरूर करता हूँ, नहीं शक करता हूँ, ताकि इसलिए शक करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है ताकि आपके फैक्ट्स जो है ना उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अब तो फिक्र ही नहीं, जो मुंह में आया कह दिया, अगले लम्हे नहीं चलाएंगे ज़्यादा। और यही होता है, ये भी नहीं कि माफ़ी मांगे कि गलती हो गई थी, हमने गलत खबर चलाई, नॉट एट ऑल। आपने जो जिसके दिल में आया, जो मुंह में आया वो चला दिया, और किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन नहीं, डैमेज लोगों को कर देते हैं, कोई माफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। मदरवाज साहब, आप क्योंकि यूनियनिस्ट भी रहे हैं, काफ़ी एक्टिव, ग्लोबल इंडेक्स है जो साफ़ियों के जर्नलिस्ट सेफ्टी से मुतल्लिक, उसमें तकरीबन 180 में से हम 137वें नंबर पर है पाकिस्तान, जो कि साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक। तो कितना ख़तरनाक ये ट्रेंड है जो हमलों का एक हम रिसेंट सीरीज़ देख रहे हैं साफ़ियों के ऊपर शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बलूचिस्तान में तो जर्नलिज्म तकरीबन ख़त्म हो गई है थ्रेट्स की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल सैंडविच हो गए हैं। और वहाँ तो थ्रेट्स भी दो तरफ से आ रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो सैंडविच हो गए हैं। और उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उससे भी वो असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि कुछ अखबारात ने जब कुछ कलअदम तंजीमों के बयान छपे तो उन पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। आज सिचुएशन ये है कि अखबारात जो है वो हॉकर्स पिक ही नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली या तो वो बिल्कुल सरेंडर कर जाएंगे, नहीं कर सकते। जो न्यूज़ डेस्क में, जो न्यूज़ रूम में, मुझे पता है जो न्यूज़ रूम में लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरह के थ्रेट्स हैं। ना रियासत कोई सिक्योरिटी दे रही है और ना ही मीडिया हाउसेज अपने लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से इनको एड्रेस करना चाहिए। चाहे वो वाक़या उमर चीमा का हो, अहमद नूरानी का हो, इससे पहले कामरान खान को हो चुका है, इससे पहले इस वक्त जैसे अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमा आपने कायम किया। ये सारी चीज़ें, कोई एक ऐसा फोरम जो है यूनाइटेड फोरम नहीं है कि जिस पे बैठ के हम इसको एड्रेस करें कि भाई एडिटर का इंस्टीट्यूशन क्यों ज़रूरी था, क्यों ये ज़रूरी है कि प्रोफेशनल एडिटर्स हों, ये क्यों ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप एजेंडा ड्रिवन पॉलिसीज़ ना चलाएं। इससे आपको शायद फ़ायदा होता हो, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं उनको जो ख़तरात लाहक होते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम देखते ही नहीं हैं कि जो एंकर्स हमारे यहाँ जिस तरह की बात सिचुएशंस में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, जो फील्ड में लड़का काम कर रहा होता है, जो कैमरामैन काम कर रहा होता है, जो DSNG का काम कर रहा होता है, उस पर जाता है। इन चीज़ों को हमारे अंदर वो रियलाइजेशन आई नहीं रही। देखिए, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जर्नलिस्ट की। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह अंसार ने कहा कि मुझे खुद पता है कि मैं जब खबर लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें जो है रिस्क एलिमेंट इसमें कितना है, मेरे पास उसके फैक्ट्स पूरे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अटैक होता है, कोई जर्नलिस्ट हर्ट होता है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पे मुकदमा चले जाए, उनको सज़ा दी जाए। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया हाउसेस की, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपके लिए काम करता हूँ कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचे तो मेरी फैमिली इंश्योर्ड होनी चाहिए, मुझे पूरा इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए, मैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जा रहा हूँ, मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब तक ये 3 जिम्मेदारियाँ बांटी नहीं जाएंगी, मीडिया को ये ख़तरात लाहक रहेंगे।
सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब आपका, ज़ैद हुसैन साहब और मुअज़्ज़र अब्बास साहब आपका शो में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तान में मीडिया के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बैलेंस रख के जो असल जो किरदार है मीडिया का वो हमें अदा करना होगा ताकि एक आम सारिफ तक असल खबर अपनी असल हालत में पहुँचे। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।